तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेटपुर में। और आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। और ये क्वेश्चन पेट के लिए स्पेशल क्लास है। क्लास का एक रिवीजन क्लास के तौर पे है और आप भी इसमें अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, कि आप किस लेवल पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में हुई थी। मक्का जो है सऊदी अरब में है। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? प्रथम बार किसने किया था? तो अरबों ने किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब होता है? 711 ईसा पूर्व में। किसने किया था ये भी बता देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यही आ गया। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। मतलब कि 711 में इसी ने आक्रमण किया था, लेकिन विजयी नहीं हुआ था। आक्रमण इसी ने किया था। 712 में जो है इसने सिंध पे विजय पाई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी यही था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, आप तीनों याद रखिए, तीनों इम्पोर्टेंट है। पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईसा पूर्व में किसने था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। इसकी जीत कब हुई थी? तो 712 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो फिर बात वही आ गई। भारत पर जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो अरबों का हुआ था। अरबों का। ठीक है दोस्तों। गजनी राजवंश का संस्थापक जो था अलप्तगीन जो था मोहम्मद बिन कासिम का ये चाचा था और इसका भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम। तो इसने भारत पे आक्रमण नहीं किया था। इसने जो है गजनी में चीन के उत्तरी पश्चिमी इलाके में एक गजनी नामक स्थान पड़ता, वहाँ पे इसने अपना गजनी राजवंश की स्थापना की थी और इसी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। ठीक है दोस्तों, थोड़ी बहुत कहानी अगर आपको याद होगी तो क्वेश्चन याद करने में आसानी होगा। चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। कौन था वो जो पराजित नहीं हुआ था? तो उसका नाम है विद्याधर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये कथन है और कारण है, आप इसको सही गलत मारना है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, ये तो बात सही है। कारण जो है वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना। नहीं, इसका ये उद्देश्य तो बिल्कुल नहीं था। इसका उद्देश्य था क्या? लूटना था। देखिए, तो अब इसमें ऑप्शन क्या है? ये जो है सही है, परंतु इसका कारण गलत है। सही बात है, मैंने अभी वही आपसे बताया कि 17 बार तो ये आक्रमण किया था, ये बात सही है। लेकिन ये मुस्लिम शासन की स्थापना करने के मतलब अपने मुस्लिम धर्म को फैलाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए इसने आक्रमण नहीं किया था। ये लूटने के पर्पज से आक्रमण किया था। तो बिल्कुल सही है। तो महमूद गजनवी का एक जो था दरबारी इतिहासकार था, उसका क्या नाम है? उत्बी। क्या नाम था? उत्बी। इसको ये ध्यान रखने लायक बात है। अगला क्वेश्चन, शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था। मतलब जो शाहनामा का लेखक ये कौन है? तो ये है फिरदौसी। एक क्वेश्चन ये बन गया। और दूसरी बात, ये संबंधित किससे था? तो महमूद गजनवी के दरबार से, मतलब इसका दरबारी था। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। शाहनामा का लेखक कौन है? तो फिरदौसी। अब फिरदौसी जो था महमूद गजनवी का दरबारी था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था। तो महमूद गजनवी के साथ जो भारत आया था उसका नाम था अलबरूनी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है तहकीक हिंद लिखा है और उसी का नाम है एक किताबुल हिंद। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी भारत आया था तो 11वीं शताब्दी में आया था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अलबरूनी के संबंध में सत्य कथन है। अलबरूनी जो है वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ये सारे जो है सही कथन है। ठीक है, नहीं ये सारे सही नहीं क्वेश्चन है। वह एक, हाँ ये सही है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। ये आपके लिए ये सही है। ये क्योंकि उसका ग्रंथ जो है भारत के, वो तो भारत में खुद आया था। संस्कृत का विद्वान था, नहीं, गलत। त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी गलत, ये भी गलत। वो धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था क्योंकि वो मुसलमान था। वो अपने मुसलमान के बारे में। ठीक है दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ये अलबरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो भी सवाल पूछता है मैक्सिमम या तो प्रथम से पूछता है या तो फिर उसका इतिहास में कोई योगदान हो उससे पूछता है। तो ये प्रथम, तो जहाँ भी अगर आपको प्रथम वाला क्वेश्चन है आप उस पर जो है टिक मार लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। किसने किए? तो महमूद गजनवी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता, तो ये था मोहम्मद गौरी। आपको दो नाम याद रखने हैं शुरू में, एक महमूद गजनवी जो था, महमूद गजनी या गजनवी कुछ भी बोल सकते हैं, और एक गौरी। ठीक है, कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दरअसल जो है इसने 1191 में भी युद्ध किया था, लेकिन 1191 में ये हार गया था। किससे हार गया था? पृथ्वीराज चौहान से। और दूसरी बार युद्ध करता है 1192 में, तो यह पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है और जीत जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी को जो सर्वप्रथम पराजित किया, मतलब मोहम्मद गौरी सबसे पहले किससे हारा था? तो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, ये दोनों इन्हीं के नाम है, भीमराज द्वितीय या मूलराज द्वितीय। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में 1194 में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप भूल गए कि 1191 में 1191 में और 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसको आप याद रखिएगा। अगला, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो ये था तराइन का युद्ध। जब उसने 1192 में मोहम्मद गौरी ने तराइन का दूसरा युद्ध जीता, तब भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, भारत पर जो आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है। तो सबसे पहले आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, फिर गौरी ने, फिर चंगेज खान ने, फिर तैमूर लंग ने। ठीक है दोस्तों, वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, मोहम्मद गौरी। ठीक है दोस्तों, भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, बख्तियार खिलजी का अच्छा, हाँ, बख्तियार खिलजी का दास। यार ये क्या क्वेश्चन दे दिया। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। मोहम्मद गौरी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, वो कौन था? तो मोहम्मद गौरी जो था ये बख्तियार खिलजी का दास था। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको, गुलाम वंश।
तो गुलाम वंश की शुरुआत कब से होती है? तो 1206 से, 1206 ईस्वी से 1290। ठीक है दोस्तों। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि ये बहुत दयालु था, क्योंकि ये खुद एक मतलब कि इसका जीवन बहुत गरीबी में था शुरू में, तो इसको गौरी खरीदता है, तो इसे यह गरीबों को देखता था, तो यह बहुत दयावान था, इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का अर्थ क्या होता है? ऐबक का अर्थ होता है चांद का देवता। ये भी आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है, एक मस्जिद है। कहाँ पे है? अजमेर में। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार की जो नींव जो रखी थी ना, वो ये था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन कुछ पूरा इसने करवाया था, पूर्ण रूप से पूरा इसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, तीनों याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। लाहौर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान की, अच्छा, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है। तो पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो आपका जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है ना। एक्चुअली इसका क्वेश्चन में ये देना चाहिए था कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है। मतलब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहा है। ठीक है ना। राजधानी के रूप में स्थापित किया था। आप इसको याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो इल्तुतमिश है। वैसे दिल्ली का सल्तनत का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? एक्चुअली मैंने एक बात बताना आपको भूल गया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, लेकिन जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो अभी इसी को जो गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक। तो ये कही है रजिया सुल्तान। आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया। किसके काल में आया? इल्तुतमिश के काल में आया। ठीक है दोस्तों। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए इल्तुतमिश के शासनकाल में। एक्चुअली ये इसी की बात कर रहा है, चंगेज खान की। ये सिंधु के तट पर कब देखे गए? इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुरिन या तेमुचिन, ऐसे आप जो क्वेश्चन में देता है तेमुचिन मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? मलिक जानी को। ठीक है दोस्तों। रजिया बेगम को सत्ताच्युत मतलब करने में हाथ था। मतलब रजिया सुल्तान को सत्ता में नहीं बैठने देने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। ये सोचते थे कि हमारे ऊपर एक महिला का शासन होगा, इसीलिए लोग
उसे जलते थे। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई, बलबन ने ही अपनाई थी। कथन अवकारण पे अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बिल्कुल सही है। बी कारण क्या है इसका? कारण देखते हैं सही है कि गलत है। वह उत्तर पश्चिम से सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित, बिल्कुल गलत है, ऐसा थोड़े था। हाँ, जो हमने बताया भाई, ए और आर दोनों सही है, लेकिन किंतु ए की समुचित व्याख्या जो है आर नहीं है। ठीक है दोस्तों। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने घोषणा की जिल्ले इलाही की उपाधि। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया किसने? बलबन। जो नवरोज का त्यौहार होता था इसको बलबन ने शुरू कराया था। ठीक है दोस्तों। बलबन के संदर्भ में सत्य कथन, उसने नियमों के खुदाई के सिद्धांत का प्रतिभा, अच्छा है, यही सही है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें डालना भूल गया हूँ, मैं उसको ऐसे ही बता देता हूँ कि इल्तुतमिश के बाद जो है गद्दी पे कौन बैठा? तो इल्तुतमिश के बाद गद्दी पे कौन बैठा? तो इसका जवाब है नसीरुद्दीन महमूद। सॉरी दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद नहीं, रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठा। वो भी इल्तुतमिश का ही बेटा था, लेकिन वह योग्य नहीं था। लेकिन एक सवाल और पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था रजिया सुल्तान को। तो पूछेगा कि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप जवाब देंगे कि रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब अगले दिन मतलब अगली वीडियो जो हमारी आएगी, अब इसके आगे खिलजी वंश पे आएगी। तो हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि कल आपको खिलजी वंश के भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।